और अब बात करेंगे सुबह सवेरे की, यानी सुबह के तमाम प्रमुख अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनमें सुर्खियां बनी हुई हैं, क्या है वो खबर जो खबर के पीछे छिपी हुई है। इसके अलावा वो तमाम खबरें जो हम आपके लिए लगातार अपडेट करते रहेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। और सीधा आपको लिए चलेंगे सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात देवव्रत, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? ललित जी सुप्रभात। और जो अखबारों की सुर्खियां हैं वो ये कह रही हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन में जो हालात बन रहे हैं दोनों के वॉर के, वो सारे अखबारों की सुर्खियां इस वक्त बनी हुई है। एक तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है और इस बीच जो दुखद खबर है उसको सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है, और वो है गोलीबारी में जो भारतीय छात्र हैं उसकी मौत को लेकर के। खार्किव में फूड पैकेट लेने के लिए निकले हुए थे और नवीन, और उसके बाद उनकी मौत हुई उस गोलीबारी में, और जिसे लेकर के एक तरह से पूरे देश में शोक की लहर है। हालांकि अभी जिस तरह से जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं, रूसी हमले, तब इससे ये समझ में आ रहा है कि यूक्रेन भी यहाँ पर झुक नहीं रहा है और लगातार आर पार की लड़ाई के मूड में है। और प्रमुखता से सभी अखबारों ने इसे अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है, क्योंकि अभी सभी की नज़रें इस वॉर पर टिकी हुई है कि आखिर इसका आने वाले दिनों में क्या कुछ समाधान निकलेगा या नहीं। हालांकि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनकी चिंता भी अभी लोगों को ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि जब से नवीन के मौत की खबर आई है उसके बाद से लगातार इस तरह की जो स्थिति बन रही है कि यहाँ पर जो परिजन है वो चिंता की स्थिति में है। और नवभारत ने एक खबर छापी है जिसमें हाले बयां जो अभी फिलहाल यूक्रेन का है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई कि नरक जैसी त्रासदी यहाँ पर झेलने को उन्हें मिल रही है। यूक्रेन में बलरामपुर के रविकांत मैत्री समेत करीब 6 छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं, और रोमानिया में जब उन्होंने एंट्री की तब खाने पीने की वस्तुएं जो है उनको मिल रही है। -3 डिग्री में 72 घंटे का समय उन्होंने बिताया। तो निश्चित तौर पे युद्ध अपनी तरफ है। एक तरह से भारतीय छात्रों के सामने यहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा लगातार चल रहा है और एक तरह से विदेश मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा भी ये कोशिशें की जा रही है कि छात्रों की जल्द वापसी हो। अब एक तरह से एक परीक्षा की घड़ी जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में देखने को मिल रही है, यूक्रेन में देखने को मिल रही है, एक परीक्षा आज और भी है प्रदेशवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से है। हिंदी का पहला पर्चा है और तकरीबन 2,93,000 जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक तरह से बड़ी बात यहाँ के छात्रों के लिए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो पढ़ाई रही है वो ऑनलाइन हुई है और एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के सारे जो अखबार हैं उन्होंने ये खबर प्रमुखता से छापी है। अगली खबर की ओर मैं रुख करता हूं ललित, और ये है राज्यसभा से जुड़ी हुई, क्योंकि 29 जून को राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही है छत्तीसगढ़ की, जिसमें रामविचार नेताम और इसके अलावा छाया वर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी सीटें खाली होने जा रही है। तब इस सीट पर न सिर्फ प्रदेश के नेताओं की बल्कि दिल्ली के नेताओं की भी नज़र गड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 70 विधायक कांग्रेस के हैं तब ये कहा जा रहा है कि 2 सीट जो होगी राज्यसभा की दोनों ही कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। और एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है राज्यसभा की सीट के लिए। इसके अलावा कई ऐसे विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं जो कि लगातार नज़र जमाए हुए हैं कि किस तरह का क्या फैसला राज्यसभा की सीट को लेकर के लिया जाता है। देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस के खाते में जब जाती है, क्योंकि स्थानीय और बाहरी की लड़ाई एक तरह से देखने को मिल रही है, तब इसमें किसको यहाँ पर सफलता मिलती है और राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाती है। अगली खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से रायपुर में हालांकि मौसम सामान्य है, लेकिन जशपुर में ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा बिलासपुर और रायगढ़ ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में फिर से बारिश की स्थिति बन सकती है। 3 और 4 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जैसी स्थिति हो सकती है। वैसे अब तक ये समझ लिया गया था कि गर्मी की दस्तक लगभग हो गई है, लेकिन बार बार मौसम की करवट की वजह से लगातार कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और खासकर उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में फिर एक बार हो सकता है कि बारिश की स्थिति प्रदेश में देखने को मिले। तो ये लगभग आज की मुख्य सुर्खियां रही है। जिले
जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, और वो खबर है आज से हैं बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 12वीं बोर्ड के एग्जाम के साथ होगी, जबकि 3 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक की पाली रखी गई है। बोर्ड परीक्षाएं इसी में होंगी। इन एग्जाम्स में 6,73,000 छात्र शामिल होंगे। इस बार होम सेंटर पर ही सभी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम होंगे। कोरोना संक्रमण काल में पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खासी तैयारी की है। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में नकल रोकने की खास व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा देने के लिए 2 असाइनमेंट जो जमा करने की बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई है। बहुत तमाम चीजें इसमें हैं। तो आज से बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जा रहे हैं, और इसके बाद न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको यह भी बताएगा कि बच्चों को बोर्ड के एग्जाम से डरना नहीं है, तनाव से डरना नहीं है, भरपूर मेहनत करनी है और टेंशन से एकदम दूर रहना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बीके गोयल हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, और ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं तब बोर्ड के पास क्या चुनौतियां। सभी परीक्षा केंद्रों में हमारे क्वेश्चन पेपर्स, उत्तर पुस्तिकाएं सब पहुंच गई हैं, और 2 मार्च से बिना किसी व्यवधान के परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इस बार क्या संख्या बढ़ी है, क्या बोर्ड या घटी है, क्या हुआ है इस बार? नहीं, देखिए 12th की जहां तक बात है उसमें तो वही संख्या है लगभग जो गत वर्ष थी। 5-7 हजार कम ज्यादा होंगे। 10th में कुछ संख्या कम है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष लगभग 4,60,000 बच्चे थे, इस वर्ष 3,80,000 बच्चे हैं। कुल कितने परीक्षार्थी रहे? 10वीं में 3,80,000 हैं, और 12वीं में लगभग 2,93,000 बच्चे हैं। लगभग 6 लाख से भी ज्यादा, 6,73,000 दोनों को अगर जोड़ दें तो उतने बच्चे सम्मिलित होंगे। कोविड काल की वजह से जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में 30% के लगभग कटौती की गई है, ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन न पड़े। दूसरा, इस वर्ष तो कुछ दिन कक्षाएं लगी भी हैं। तीसरी, हम ये आपको बता दें कि हर महीने हम छात्रों को असाइनमेंट देते थे कि असाइनमेंट लिख के बच्चा घर से जमा करे। तो 6 महीने में 6 असाइनमेंट हमने हर विषय के दिए हैं बच्चों को। तो घर में बच्चे पढ़े लिखे इसका प्रयास किया गया, और घर में बच्चे पढ़ लिख करके असाइनमेंट जमा किए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं घर में। अच्छा, एक चीज ये है कि इस बार जो परीक्षाएं हो रही है वो बच्चों के स्कूल में ही हो रही है, जहां पढ़ रहे हैं वो उसी को सेंटर बनाया गया है। तब ऐसे में मॉनिटरिंग कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि एक तरह से बोर्ड के जो केंद्र होते थे वहां पर ऑब्जर्व होते थे, इसके अलावा एक उड़न दस्ता जाती थी नकल रोकने के लिए। इस बार क्या करेंगे, क्योंकि खुद के ही स्कूल में हर जिले के जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैयार करें, और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इंटीरियर में ज्यादा चेकिंग करें, नकल को रोका जाए। बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, और कक्षाएं भले ही ऑनलाइन लगी हों लेकिन ऑफलाइन एग्जाम छात्र इस बार देने वाले हैं। लिहाजा मेहनत जो की है उसका फल परीक्षा में ही मिलने वाला है। तो पूरी जो मेहनत आपने की है उसका निचोड़ अपने आंसर शीट में डालिए, और न्यूज 18 की तरफ से भी हम यही कहेंगे कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम में बैठिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो देवव्रत की चर्चा भी आपने सुनी, और देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, आपने सवाल भी किया था, वही सवाल मैं भी जानना चाह रहा हूं कि भले ही सिलेबस कम कर दिया गया हो, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में हम आ गए हों, तमाम व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा हो, बावजूद इसके अपने स्कूल में परीक्षा देना मतलब घर में बैठकर एग्जाम लिखने जैसा होता है। यह वाकई बड़ी चुनौती होगी। देवव्रत,
जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। और तभी शायद हम बोर्ड कक्षाओं को अलग कहते हैं और एक तरह से जो बाकी कक्षाएं होती हैं उसको होम एग्जाम कहते हैं, क्योंकि ये घर में लिखने जैसा ही है। जहां छात्र पढ़ रहे हैं उसे स्कूल में एग्जाम देंगे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर रखे गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये स्थिति बन रही थी कि लगातार जो छात्रों की परीक्षाएं थी वो अपने ही घर में बैठ करके छात्र दे रहे थे। और कई छात्र ऐसे भी हैं जो कि सीधे 8वीं से 10वीं पहुंच गए और एक तरह से पढ़ाई का अब तक के पता नहीं कि किस तरह से हुई है। ऑफलाइन, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चलने की बात अब तक के कही जा रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लास की सच्चाई क्या है ये सभी जानते हैं। तब ऐसे में सीधे बोर्ड एग्जाम लेना और वो भी ऑफलाइन मोड में, तो ये निश्चित तौर पर छात्रों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है। और अब एग्जामिनर्स और जो आंसर शीट चेक करेंगे उनको भी ये पता चलेगा कि आखिर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कि आखिर कितना छात्र जो है वो ग्रूम कर पाए हैं और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उनका क्या नतीजा रहा है। हालांकि आज से जो परीक्षाएं होने वाली है, एक तरह से बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो छात्रों के लिए एक बड़ा दिन ही होता है। 2,93,000 छात्र शामिल होने जा रहे हैं इस परीक्षा में। पहला पर्चा सरल विषय का रखा गया है, हिंदी विषय का ही ये पर्चा होगा और तकरीबन 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी, जो कि 12:15 तक के चलेगी। खास बात ये कि जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो किया ही जाएगा। अगर कोई कोविड पीड़ित छात्र परीक्षा दिलाने का इच्छुक होता है तब उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। ये भी निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट की बाध्यता रखी गई थी कि 2 असाइनमेंट जमा करने जरूरी हैं, उसके बाद ही परीक्षा में एंट्री मिलेगी, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। इस बार असाइनमेंट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। एक अहम बात ये कि यूनिफॉर्म की अनिवार्यता जो है वो भी नहीं रखी गई है, यानी कि सिविल ड्रेस में भी जो छात्र हैं वो एग्जाम देने के लिए परीक्षा सेंटर्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2 साल तक के जब स्कूल खुले ही नहीं तब कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास अभी यूनिफॉर्म नहीं है। तब ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये कहा है कि सिविल ड्रेस में जो छात्र हैं वो अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच करके वहां एग्जाम दे सकते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी देवव्रत दे रहे थे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के चुनावी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। आज गाजीपुर और जौनपुर का वो दौरा करेंगे। जहीराबाद विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। जौनपुर विधानसभा में भी उनकी रैली है। लगातार वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में सक्रिय हैं और आज भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इधर राजिम माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल राजीव लोचन मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। इसके बाद महानदी आरती में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने राजिम में एक सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया। 35 करोड़ 82 लाख की लागत से यह ब्रिज बनाया गया है। कुलेश्वर महादेव मंदिर से लूमेश ऋषि आश्रम तक ये ब्रिज बना है। सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 610 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर से ज्यादा है। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में सस्पेंशन ब्रिज बनने के बाद भगवान कुलेश्वर के दर्शन करने में लोगों को आसानी होगी। ये राम वन गमन पथ का प्रमुख हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की पहले की सरकार पर निशाना साधा। ठाकुराइन टोला के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पाटन के कौही ग्राम में जल संसाधन विभाग की 52 करोड़ रुपए की लागत की विकास योजनाओं और क्रीड़ा की 5 करोड़ 55 लाख रुपए लागत की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की नवाचारी योजना ये कहा कि छत्तीसगढ़ के जो नवाचार हैं वो पूरे देश को रास्ता दिखा रहे हैं। इधर कवर्धा में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भारत सरकार की तारीफ की। पूर्व सीएम ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने अनुकरणीय पहल की है। आत्मानंद स्कूल को लेकर रमन सिंह का कहना है कि नए सेटअप की व्यवस्था करनी चाहिए। और रायपुर में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की खबर सामने आई है। पंडरी थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लोधीपारा में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी।
दोनों के बीच प्रेम संबंध के बाद 1 साल पहले शादी हुई थी। दोनों मूलतः बिलाईगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पड़ताल जारी है। चित्रकूट महोत्सव के निमंत्रण कार्ड में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। पहले छापे गए कार्ड में प्रदेश के आबकारी मंत्री और बस्तर के प्रभारी कवासी लखमा का नाम कार्ड से गायब था। बस्तर सांसद और नगर निगम अध्यक्ष ने कलेक्टर से इस बात की शिकायत की। दूसरी बार फिर से कार्ड छापा गया और कवासी लखमा का नाम जोड़ा गया। चित्रकूट महोत्सव 3 मार्च तक मनाया जाना है। 3 मार्च इसके आयोजन की तिथि और बस्तर कलेक्टर ने अपने मातहतों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी थी। बलौदाबाजार में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने जिले के ग्राम बगबुड़ा के पास बाइक पर रखी 20 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है और 80 किलो गांजा दूसरे आरोपी के यहां से भी पकड़ा गया है। इस 1 क्विंटल गांजे के साथ दूसरे तस्कर के घर से 4,50,000 की नकदी भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी लवन और संजीव सिंह राजपूत एएसआई और उसके साथ ही स्टाफ थे, पीला राम, सूरज बंजारे और रंजन साहू वगैरह। ये सभी वहाँ पर बगबुड़ा रोड पर गए और जैसे उधर से इन लोग 2 व्यक्ति, जिसमें एक है शिव कुमार और दूसरा शुभम साहू, ये दोनों आए, उनको रोक के पूछताछ किए तो एक पान मसाला के उसमें बोरी में और भूरे रंग के कागज में सील बंद के हुआ 20 किलो करीब गांजा उनके पास था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।